वो सबसे महान है, सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि कण की परवाह से हम मन एकत्रित करते हैं, लेकिन एक क्षण की परवाह से हम विद्वता अर्जित करते हैं। मैं सबसे पहले उस दानदाता, उस भामाशाह को नमन करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अंधकार से प्रकाश की ओर एक दीप वितरण करने का कार्यक्रम आहूत किया है। ऐसे हमारे अखिल भारतीय विद्या भारती के उपाध्यक्ष रहे भाई राजेंद्र जी, वो मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन मेरी हृदय की भावनाएं जरूर उन तक पहुंचेंगी। पैसे वालों की, धन वालों की कोई कमी नहीं इस धरती पर, लेकिन दान देना बहुत बड़ा एक पवित्र काम है। और वो काम उन्होंने राजस्थान के लिए 5 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च करके हमारे घुमंतू जाति के लिए, हमारे वो परिवार जिनके पास अभी रोशनी नहीं, उनको रोशनी देने का, उनके बच्चों की पढ़ाई में सुगमता लाने का, उन माता बहनों के घरेलू कामों में उजाला लाने का जो एक प्रयास विद्या भारती के माध्यम से चला है, निस्संदेह ये सराहना का है। ये बहुत बड़ी तारीफ के योग्य काम है। भले ही हमारे 50 भाई बहन ही इस लाभ को प्राप्त करते हैं, लेकिन उन 50 के परिवार के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं घुमंतू जाति के बच्चों से बहुत मिलती हूँ, इनकी दिनचर्या को भी देखती हूँ। भले ही हमारे गाड़िया लोहार हों, भले ही हमारे कालबेलिया हों, भले ही बंजारा हों, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं, उनकी जिंदगी जिस जटिलता से चलती है, लेकिन वो अपने आप को बहुत सुगम मानते हैं। भारत की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने या विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इन सब के लिए आवास व्यवस्था के लिए भी वचनबद्ध हैं, लेकिन पारिवारिक दिनचर्या, इनकी जिंदगी की दिनचर्या जिस तरह की बनी हुई है, ये अभी विस्थापित नहीं होना चाहते। यदि ये विस्थापित हो जाएं और अपने कर्म क्षेत्र के लिए बाहर निकलते रहें, तो इनके बेटा बेटी पढ़ सकते हैं, इनके बच्चे बच्ची पढ़ सकते हैं। लालसोट में भाई रामस्वरूप जी गाड़िया लोहारों के बच्चों को जब पढ़ा रहे थे, तो एक बार मैं पहुंची उनके पास, तो मुझे लगा कि बौद्धिक क्षमता में कहीं कम नहीं है, स्मरण शक्ति में कहीं कम नहीं है, लेकिन इनका ध्यान, इनका मन अपनी उस दिनचर्या से लगा हुआ है, जिस दिनचर्या को पीढ़ियों दर पीढ़ियों इन्होंने सहेज रखा है। एक गलरिया परिवार का, और वो आप नाम सुना होगा, राजस्थान में IAS ऑफिसर है हमारा गलरिया जी, वो गाड़िया लोहार के, एक गरीब गाड़िया लोहार के का बेटा है, लेकिन आप विद्या भारती के संयोग से उदयपुर में आया, फिर चित्तौड़ में उसका प्रवास रहा उसके परिवार का, तो चित्तौड़ में भी विद्या भारती ने उसको संवारा। आज वो राजस्थान के प्रशासनिक सेवा में IAS ऑफिसर है। ऐसे अनेक बच्चे हैं, लेकिन अपने दौसा संसदीय क्षेत्र में जब मैं देखती हूँ, तो इन्हें समझाने पर भी वो बात समझ में नहीं आती शिक्षा की। और जब तक आप सब बैठी हुई हैं, बहनें भी बैठी हैं, जब तक आपको शिक्षा की बात समझ में नहीं आएगी, भले ही आप अपना छीनी हथौड़े का ही काम करें, भले ही आप जो भी काम करना पेशा है वो करें, लेकिन एक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो गुणवत्ता आती है, जो उसमें दक्षता आती है, जो उसमें निखार आता है, वो बिना शिक्षा के नहीं आएगा। तो आप सब, अब आपको जो ये छोटा एक उपकरण मिल रहा है, और इस छोटी सी एक उजाले की बत्ती से आपके छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं, आप रात को काम कर सकती हैं, गाड़ी में बैठे बैठे भी आपको उजाला मिल सकता है। तो ये सब, इसका उपयोग करना, अभी भाई साहब शंकरलाल जी जो बात कह रहे थे कि कुछ लोगों ने इसको बेच दिया, मैं इस बात से एक ही चीज़ की नहीं कहूँ, ये साधारण बात है बेचना। क्योंकि जब कोरोना महाकाल में, उस महासंग्राम के समय में हम भोजन के किट वितरण करने जाते थे, आटे के पैकेट लेकर जाते थे,
अर्चना मेरी बेटी, उसने 2 महीने तक आटे के किट भी बांटे और भोजन भी बनाकर बांटा। एक बहन 16 पैकेट लेके बैठी हुई थी, 16 थैलियां 5-5 किलो की आटे की थी, और वो उनको बेचने के लिए जा रही थी। जब उससे पूछा कि तू बेच क्यों रही है, खाने में क्यों नहीं काम लेती, तो उसका उत्तर था कि आपने तो आटा दे दिया, क्या आटा और दाल और चावल के हिसाब से ही हमारी दिनचर्या चलेगी, हमको और भी काम के लिए पैसा चाहिए। बात बिल्कुल सही थी उसकी, उसको अन्य कामों के लिए भी पैसा चाहिए, नगद हम दे नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में आज जो ये प्रकाश की एक छोटी सी उपकरण आपको दिया जा रहा है, ये पर्याप्त नहीं है, आपके संपूर्ण जीवन शैली को ये सुचारू रूप से नहीं चला सकता, लेकिन ये एक कण है, इसका उपयोग आप करेंगे। और माननीय राजेंद्र जी जिन्होंने ये दान दिया है, उनका नाम भी आप याद रखेंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि ये भाई राजेंद्र जी इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री जो चाय बेचकर गुजारा करता था, जिसका परिवार केवल चाय के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा था, उस प्रधानमंत्री के मन में और भी बहुत सारी बातें गरीबों के लिए आई हैं। आपको रोजगार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज जारी किया है। आप यदि विस्थापित हो जाएं तो आपके लिए 1,50,000 रुपये आवास बनाने के लिए भी उन्होंने दिए हैं। लेकिन इनका उपयोग, इनका लाभ लेने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपको ये पता होगा कि जिसके पावन फटी विवाही वो क्या जाने पीर पराई। इससे पहले देश का शासन एक परिवार के हाथ में था, वो परिवार अरबों की संख्या में धन दौलत का मालिक था, और अब उस परिवार का अंतिम छोर एक इटली की महिला के माध्यम से हमारे देश में राज करना चाहता है। जो हमारे देश की संस्कृति न जाने, आप गरीबों के दुख को वो नहीं जानती। उसका बेटा बेटी भी, उनकी आंख ही उसमें खुली है, जहाँ एसी और आलीशान बंगले। और बहुत बार हम सोचते हैं कि मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लालटेन लेने या इस सौर ऊर्जा की लाइट को लेने आए हैं, वो प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं क्या? शायद एक जगह पहले भी मैंने ये प्रश्न किया था, वहाँ एक भी बहन या भाई जो आज हमारे लाभार्थी बनकर आए हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते। तुम एक तो चाहे गाड़ी में रहो, चाहे सड़क पर रहो, आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा कि गरीबों की उन्नति करने के लिए भगवान ने एक अवतार भेजा है, और वो उस अवतार का नाम है नरेंद्र मोदी, जो इस समय इस देश का प्रधानमंत्री है। अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे कानून, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं। अभी किसानों के लिए ऐसा बिल पास किया है जो 2012 और 13 में स्वामीनाथन कमेटी के माध्यम से कांग्रेस के सामने भी ये बात आई कि इस बिल को लागू किया जाए, इस कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स लागू नहीं की। मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों के माध्यम से, बांदी कुई की आज शिक्षित क्रीम बैठी हुई है, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कल आपने देखा कि एक आलीशान हॉल के अंदर बैठकर बड़े बड़े आलीशान करोड़पति लोगों के बीच में हमारे किसान बिल का विरोध किया जा रहा था, मैंने टीवी पे देखा, एक भी किसान उसमें नहीं था। और मुझे पता है कि यहाँ बैठे हुए 99% आप में से किसान हैं, आप में से मंडी के व्यापारी हैं। तो इस बिल में न तो किसानों के लिए किसी भी तरह की कोई पाबंदी है कि वो अपना अनाज मंडी में बेचे या बाहर बेचे। पाबंदी मंडी की सिर्फ इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया कि किसान मंडी में जाता है तो मंडी का टैक्स लगता है, करदा लगता है, दलाली लगती है,
चुका लगता है, किसान विकास में, किसान रक्षा के लिए भी वहाँ संघ बने उसके लिए लगता है, पल्लेदारों के लिए भी लगता है, और यदि कोई मंडी प्रांगण में मंदिर बना हुआ है तो उस मंदिर विकास का पैसा भी किसान की उपज से कटता है। इस तरह से 8-9 प्रकार का कटौती उसकी उपज से होती है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा कि किसान अपनी फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र हो। पहले इंटर स्टेट हम एक राज्य से दूसरे राज्य में धान, अनाज, उपज नहीं बेच सकते थे, उसमें भी छूट दे दी कि इंटर स्टेट वो अपनी फसल को ले जाकर बेच सकता है, हमारा व्यापारी भी वहाँ से बाहर ले जा सकता है। किसान यदि चाहता है कि मंडी में जाकर बेचूं तो उसको छूट है, वो मंडी में जाकर बेचे। साथ ही साथ एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि ये बहकाया जा रहा है। मुझे अफसोस हुआ कि खुद मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी, जबकि इस बिल के पास होने के दूसरे दिन एक वक्तव्य हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने दिया कि एमएसपी पर खरीद होगी और 120% वृद्धि करके होगी, चाहे गेहूं हो, बाजरा हो, गेहूं हो, सरसों हो, जौ हो, मसूर हो, ये सबके ऊपर हमारा समर्थन मूल्य 120% वृद्धि करके बोने से पहले, अभी बुआई नहीं हुई उससे पहले ही घोषित कर दिया। उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार नहीं, कांग्रेस की केवल 3.5 सरकारें हैं, केवल 3.5 सरकारें हैं। 3.5 सरकारों में सोनिया जी ने कह दिया कि इस बिल का विरोध करो, इस बिल को लागू ही मत करो। ये और भी बड़ी एक बेवकूफ़ी करी कि ये बिल राष्ट्रपति से अनुमोदित होने के बाद पूरे देश में लागू होगा। इसको रोकना संवैधानिक प्रक्रिया में संभव नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरह के स्टेटमेंट आज यहाँ के मुखिया दे रहे हैं, और दबी जबान से, जबकि दिल चाहता है उनका कि ये बिल बहुत अच्छा है, उनका दिल चाहता है कि किसान को स्वतंत्र किया है और इसमें कुछ नहीं किया। ये भी उनको पता है कि कृषि नीति में आगे एफपीओ चलेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के प्रांत अपनी उपज के लिए स्वतंत्र हैं बेचने के लिए, और मार्केट, पूरा भारत एक मार्केट हो गया, तो जहां जिस चीज की कीमत ज्यादा मिलेगी वहीं वो बेचेगा, व्यापारी भी बेचेगा और उत्पादक भी बेचेगा, किसान भी बेचेगा। तो मैं आप सबके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि इस बिल का विरोध करने वाले गरीब आदमी के दुश्मन हैं, किसान के दुश्मन हैं और छोटे बड़े व्यापारियों के दुश्मन हैं। मंडी की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर आपको बहकाया जा रहा है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि इस कानून को पढ़ो, समझो, और समझने के बाद इसका उपयोग किस तरह से हम लाभ में कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बंधुओं, ये देश आज जिनके नेतृत्व में है, जिनके हाथों में है, उसने विगत 6 वर्षों में इस देश की इमेज को संसार में प्रचारित किया, बढ़ाया। और कल आपने जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला नाम के एक सांसद का वक्तव्य भी सुना होगा टीवी पे, कि अभी भी धारा 370 को पुनः लागू करने के लिए चाइना का सहयोग ले रहा है। आप ये देखिए कि इस देश के अंदर गद्दार कितने बैठे हैं, इस देश के अंदर इस देश को विखंडित करने वाले कितने बैठे हैं, और 72 साल में इस देश को जिस जगह पर इन्होंने खड़ा रखा, ये विगत 6 वर्ष मोदी जी के हाथ में नहीं आते तो अपनी इमेज आज भी भिखारी की थी। मैं अटल जी के राज में मंत्री जब थी तो यूएनओ में एक टीम गई थी, उसमें मुझे भी मौका मिला था। कांग्रेस से जुड़े हुए स्वयंसेवी संगठन वहां जाकर के हमारे देश को कुपोषित, भिखारी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराधों का प्रदेश, ये सब बोलते हुए वहां से धन लाते थे। हमें भिखारी बनाकर, हमें कमजोर बताकर, हमें अशिक्षित बताकर, ऐश्वर्य, हमारे लिए वो भीख मांगकर लाते थे। मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति, नई शिक्षा नीति की घोषणा करके इसके साथ ही जो क्रांति चालू की है,
कि हमारा बच्चा केवल इंग्लिश मीडियम की तरफ ही ना भागे, हमारा बच्चा अपनी मदर टंग के प्रति भी संवेदनशील हो, और हमारा जो ज्ञान है, आज भी हमारा ज्ञान तो संस्कृत में है। संस्कृत में लिखे हुए श्लोक, वेदों में रची हुई रचनाएं, उनमें साइंस भी है, कला भी है, समाजशास्त्र भी है, समृद्धि भी है, व्यापार भी है। हमारे चारों वेद आज जर्मनी और दूसरे देशों ने उनकी ऋचाओं को पढ़कर, उनके श्लोकों को पढ़कर जो प्रगति की है, हम उससे दूर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा के प्रति हमें उत्साही नहीं किया बल्कि निराश किया। पांडित्य भाषा कहकर इसको पुकारा गया। और आज राजस्थान में महिला और बेटियों के प्रति जो कुछ हो रहा है वो सर्वविदित है। अभी आपने देखा कि हमारा भगवान की पूजा करने वाला एक पुजारी, और ऐसा गरीब पुजारी कि जिसके पास 1.5 बीघा जमीन उसके हिस्से में आई हुई थी, वो 15 बीघा के बंटवाटे होते होते 1.5 बीघा उसके हाथ में रही थी, उस पर भी उसको कुछ काम नहीं करने देना। और उसको जघन्य अपराध तो तब हुआ जब उसकी झोपड़ी में फेंक के पेट्रोल छिड़क कर उसको जला दिया। क्या उसके जीवन की कीमत, उसके 2 बेटियां अभी कुंवारी हैं, उसका एक बेटा भी मानसिक विक्षिप्त है। ऐसी परिस्थिति में उस बंदे की, उस पुजारी की जीवन की कीमत आंकी सरकार ने 10 लाख रुपए। आश्चर्यजनक बात है कि उसके जीवन की कीमत केवल 10 लाख रुपए, और उस पर बड़े बड़े नेताओं ने सहमति दे दी। आत्मा तो बड़ी दुख पाती है, लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन करने की जरूरत है। जिस तरह से इन घुमंतू जातियों के लिए माननीय राजेंद्र जी ने एक दीपक भेजा है, ठीक इसी प्रकार हम समृद्ध और पढ़े लिखे लोगों के मन में हमारे देश के ढांचे के प्रति, हमारे प्रदेश में प्रशासनिक अव्यवस्था के प्रति, हमारे प्रदेश की वर्तमान सरकार की अकर्मण्यता के प्रति जब तक हमारे मन में भाव जागृत नहीं होंगे, तब तक हम संघर्ष की राह में पीछे रहेंगे। और अब सामाजिक संगठनों को, विद्या भारती से जुड़े हमारे सभी संस्थानों को, हमारे बच्चों के संस्कार जिस तरह से हम दे रहे हैं, उनको पल्लवित कर रहे हैं, पुष्पित कर रहे हैं, तो हमको ये बनाना पड़ेगा कि आज बच्चा छोटा सा आंगन में आता है तभी से सीखने लगता है, फिर विद्यालय में आकर के वो और अधिक मानसिक प्रगति करता है। हमें वहाँ से शुरू करते हुए उसकी मानसिक स्थिति राष्ट्र धर्म के प्रति, मानव धर्म के प्रति, माता बहनों के सम्मान के प्रति, पहले एक गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। यदि उस गांव में बेटी कहीं है और पराए गांव से कोई आया तो अपनी उसको चाहे 10 पैसे ही दिया करता था। मुझे याद है, अब मेरी उम्र इतनी हो गई, मुझे याद है कि हमारे गांव के मंडावरी के रेगर माधोपुर जाया करते थे चमड़ा खरीदने। कोई मुझे 10 पैसे देता था, कोई 5 पैसे देता, कोई चवन्नी भी देता, मेरी मुट्ठी भर जाती थी। और मैं कहती भाई तुम क्यों दो, जो कि लागच बाया, या तो लागच या तो। आज हमारी गांव में बेटियों के प्रति जो भावनाएं बढ़ रही हैं, इस और सरकार तमाशा देख रही है। 12 की बेटियों के लिए तो गहलोत जी ने कह दिया, ये तो मन से गई थी, अपनी इच्छा से गई लड़कों के साथ। शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट पर। और हम शिक्षाविद, इन शिक्षा संस्थानों से हम भारत निर्माण को शुरू कर रहे हैं। और विद्या भारती के प्रत्येक आंगन में आज भी संस्कारित शिक्षा जा रही है। अन्यथा गांव के बच्चे कभी अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते थे, आज अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। एक भाव भूमि उनके दिल में पैदा होती है और उसी भाव भूमि से उनका जीवन संग्राम आगे चलता है। तो मैंने अधिक समय भी लिया है, लेकिन मैं विद्वानों के बीच में ये बात कह रही हूँ। हमारे जो घुमंतू जाति के भाई बहन लाभार्थी बनकर आए हैं, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में अभी ये बातें ऊपर से निकलती हैं। जब तक हम इनको जागृत नहीं करेंगे, जब तक हम इनके बच्चों की शिक्षा के प्रति इनको प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को सामर्थ्यवान मानते हुए भी हम गरीब हैं, हमारा देश गरीब है, हमारा देश पिछड़ा हुआ है। हमारा देश आगे तभी बढ़ेगा कि मैं पढ़ूं, ये भी पढ़े। पहले हम साक्षरता का प्रचार करते थे, उस समय एक ही बात कहते थे
कि माँ भगवती को, आज तो हम संस्कृत की प्रार्थना गाई है, हम गांव में, गलियारों में, झोंपड़ियों में, ढाणियों में एक ही प्रार्थना गवाते थे और कहते कि हे माँ पहला मने सुधार, हे माँ पहला मने सुधार, मैं सुधरूं सुधरे परिवार, परिवार आंको ले आधार, सुधरे या सारो संसार। ये भाव के लिए, हमारे अभावग्रस्त परिवारों के लिए, हमारी इन माता बहनों के लिए जो आई हैं, इनको अभी संसार की, भारत की जागरूकता का, भारत के उत्थान का आभास नहीं है, अब हमको आभास कराना पड़ेगा। माननीय राजेंद्र जी ने जो उपहार भेजा है खेतान साहब ने, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं और बहुत बड़े होने के साथ साथ दिल और दिमाग के और मन के बहुत बड़े हैं, अन्यथा इनसे भी बड़े बड़े बहुत लोग हैं, लेकिन कृपण हैं, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। पुनः आप सब ने मेरा मान किया, सम्मान किया, और मंचासीन व्यक्तित्व को मैं यही कहूँगी कि हम जिस उम्र के दौरान चल रहे हैं, हमारा तो ये बचा हुआ समय जो है वो वाकई में माननीय मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए कर्मठ और जुझारूपन से आगे बढ़ाए। भारत माता की जय।